एपिसोड 86 टू 100। रात के 1000 बजे संजना और अमित साथ में डिनर कर रहे थे। संजना अमित को फार्म हाउस के बारे में सब कुछ बता रही थी, पर अमित को उसकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने मोबाइल में ही लगा हुआ था। संजना उसे देखकर नाराजगी के साथ बोलती है, अमित मैं कब से तुमसे बात कर रही हूं, पर तुम हो कि मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अमित मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी ये फालतू बकबक सुनने की। संजना मैं फालतू का बकबक करती हूँ क्या? अमित उसे कोई जवाब नहीं देता और अपने डिनर का प्लेट उठाकर कमरे में चला जाता है। संजना कुछ देर के बाद सारा काम निपटाकर कमरे में आती है, पर वो कमरे के अंदर का नजारा देखकर वो चौंक जाती है। अंदर बेड पर नोटों की गड्डियां पड़ी हुई थी और उन नोटों के बीच में अमित लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। संजना अंदर जाकर उन नोटों के गाड़ियों की तरफ देखकर बोलती है, अमित तुम्हारे पास ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अमित एक गड्डी उठाकर अपने होठों से चूमते हुए बोलता है, ये सब मेरे पैसे हैं। तुम फार्म हाउस की बहुत तारीफ कर रही थी ना, चिंता मत करो, उससे भी बड़ा मेंशन में बनवाऊंगा, देख लेना। संजना पर ये पैसे। अमित उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है। संजना तुरंत उठकर बैठ जाती है और उन नोटों की गड्डियों को उठाकर देखने लगती है। अमित भी बैठते हुए बोलता है, तुम्हें पता है जान, जब रुद्र सर 2 दिन ऑफिस में नहीं थे ना, तो मैंने बहुत मेहनत किया। संजना मतलब अमित कुछ नहीं, थोड़ा सा अकाउंट में घोटाला कर दिया और रुद्र सर मुझ पर बहुत यकीन करते हैं, उन्होंने चेक भी नहीं किया और देखो इतने सारे पैसे मुझे मिल गए। संजना उसकी ये बात सुनकर गुस्से में बोलती है, मतलब तुमने रुद्र सर के साथ धोखा किया है? अमित हंसते हुए, छोड़ो ना यार, वैसे भी उस रुद्र के पास बहुत सारे पैसे हैं, पैसों का समुद्र है समुद्र, अगर उनमें से मैंने कुछ पैसों की छींटे अपने नाम कर भी लिए तो रुद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संजना उसकी ये बात सुनकर गुस्से में उठते हुए बोलती है, तुमने बहुत गलत किया अमित। रुद्र सर तुम पर इतना भरोसा करते हैं, पर तुमने उनके भरोसे को तोड़ दिया। अभी के अभी ये पैसे सर को देकर आओ और उनसे माफी भी मांग लेना, क्योंकि अगर उन्हें बाद में पता चला ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और तुम्हारे इस हरकत के कारण मेरा सर भी श्रेया के सामने झुक गया है, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? कम से कम श्रेया के बारे में तो सोचते, वो हमारी दोस्त है, जब उसे पता चलेगा तो उसे कितना दुख पहुंचेगा। अमित उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं किसी को पैसे देने नहीं जाऊंगा और ना ही माफी मांगूंगा, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। संजना गुस्से में अपना मोबाइल उठाकर बोलती है, ठीक है तो फिर मैं ही रुद्र सर को कॉल करके सब कुछ बता देती हूँ। इतना बोलकर वो रुद्र का नंबर डायल करने लगती है, तभी उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, जिससे संजना के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो फर्श पर जा गिरती है। उसके हाथ से भी मोबाइल छूटकर गिर जाता है। संजना अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से अमित की तरफ देखने लगती है। अमित ने आज पहली बार उस पर हाथ उठाया था। अमित उसे देखकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, कितना मुश्किल से मैंने इतने सारे पैसे लिए हैं और तू मेरा सारा प्लान खराब करने पर तुली हुई है। अपने काम से मतलब रख, और दोबारा अगर मेरे मामले में दखलंदाजी थी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संजना उसकी बात सुनकर गुस्से में खड़ी होते हुए बोलती है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी, मैं रुद्र सर को बताकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अमित गुस्से में अपना बेल्ट निकलने लगता है। संजना ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अमित गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, कितना मुश्किल से मैंने इतने सारे पैसे लिए हैं और तू मेरा सारा प्लान खराब करने पर तुली हुई है। अपने काम से मतलब रख, और दोबारा अगर मेरे मामले में दखलंदाजी थी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संजना उसकी बात सुनकर गुस्से में खड़ी होते हुए बोलती है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी, मैं रुद्र सर को बताकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अमित गुस्से में अपना बेल्ट निकलने लगता है। संजना ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उससे बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो अमित? अमित मैं अपने रास्ते में किसी को आने नहीं दूंगा, बहुत जुबान चलने लगी है ना तेरी, जब से वहां से लौटकर आई है तब से बहुत बोल रही है, कितना मुश्किल से मुझे इतने सारे पैसे मिले हैं, अगर तू मेरा साथ नहीं दे सकती ना, तो अपना मुंह बंद करके रख। संजना बिल्कुल नहीं, मैं रुद्र सर को सब कुछ बता दूंगी। अमित तू तब बताएगी ना जब मैं तुझे बताने दूंगा। इतना बोलकर को संजना को बेल्ट से मारने लगता है। संजना की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, पर कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। संजना फर्श पर लेटी हुई रो रही थी, उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, उसे बहुत बुरी तरह अमित ने मारा था। अमित आराम से सोफे पर बैठा हुआ शराब पी रहा था। वो गुस्से में संजना की तरफ देखकर बोलता है, आज के बाद से तू इस घर से बाहर नहीं जाएगी और ना ही श्रेया से बात करेगी, तेरा मोबाइल अब मेरे पास रहेगा, अगर घर के बाहर कदम रखा ना तूने तो मैं तेरा पैर तोड़ दूंगा। संजना उसकी बातें सुन रही थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अमित शराब की पूरी बोतल खाली कर देता है और फिर बेड पर आकर लेटकर नोटों के गड्डियों पर अपने हाथ फेरते हुए बोलता है, मेरे पैसे, कितने मुश्किल से इतने सारे पैसे मिले मुझे, मैं मेरे पैसों को खुद से दूर होने कभी नहीं दूंगा। अब तो धीरे धीरे मैं उस रुद्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब अपने नाम करवा लूंगा, मैं उससे भी अमीर इंसान बन जाऊंगा। ये सब बोलते हुए उसकी आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में सो जाता है। संजना अमित की तरफ देखती है और फिर जल्दी से टेबल से मोबाइल उठाकर बाहर हॉल में आ जाती है। वो सोफे पर बैठकर शान को कॉल लगाती है। शान सो रहा था, तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। शान नींद में ही मोबाइल उठाकर हेलो बोलता है। संजना रोते हुए बोलती है, शान
शान संजना के रोने की आवाज सुनकर एक झटके में अपनी आंखें खोलकर बेड पर बैठ जाता है और फिर धीरे से बोलता है, संजना क्या हुआ, तुम रो रही हो क्या? संजना, शान आ जाओ, ये एक लाइन बोलकर संजना कॉल कर देती है। शान अपने मोबाइल की तरफ देखता है और फिर जल्दी से कार की चाबी उठाकर कमरे के बाहर चला जाता है। करीब 10 मिनट बाद संजना के घर का बेल बजाने की आवाज आती है। बेल की आवाज सुनकर संजना दरवाजे की तरफ देखती है। शान सिर्फ 10 मिनट में ही उसके घर पहुंच चुका था, जबकि रुद्र के मेंशन से संजना का घर 1 घंटा दूर था। संजना बेल की आवाज सुनकर तुरंत दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोल देती है। दरवाजे पर शान खड़ा था और बुरी तरफ हाफ रहा था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसने कितनी स्पीड में कार चलाया होगा। शान संजना को देखने लगता है। संजना के शरीर में चोटों के निशान देखकर शान बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो संजना का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामकर नम आंखों से बोलता है, संजना ये क्या हुआ, इतनी सारी चोट लगी, कैसे लगी तुम्हें, सब कैसे हुआ, किसने मारा तुम्हें, बताओ मुझे, वादा करता हूँ उस इंसान की जान ले लूंगा मैं जिसने भी मेरी संजना को तकलीफ पहुंचाई है, उसे तड़प तड़पाकर मारूंगा मैं। संजना शान की बात सुनकर रोते हुए उसके गले से लग जाती है। शान भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। शान की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। संजना के चोट देखकर शान के दिल में दर्द उठने लगता है। शान संजना का चेहरा अपने हाथ में थामकर उससे पूछता है, बताओ संजना, किसने मारा है तुम्हें, एक बार बस मुझे उसका नाम बता दो। संजना अपनी लड़खड़ाती जुबान से अमित का नाम लेकर शान की बाहों में बेहोश हो जाती है। शान ये देखकर जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फिर अपनी कार में ले जाकर अच्छे से लेटा देता है। उसके बाद वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार अस्पताल की तरफ मोड़ देता है। उस इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अमित की जान लेना चाहता था, पर उससे पहले संजना उसके लिए महत्वपूर्ण थी। शान बहुत ही तेजी से कार चला रहा था। कुछ ही मिनट में कार एक बड़े से हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। वो हॉस्पिटल रुद्र का था। शान संजना को अपनी गोद में उठाता है और अस्पताल के अंदर लाता है। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और नर्स शान को बहुत पहले से जानते थे। शान एक डॉक्टर को गुस्से में बोलता है, जल्द से जल्द इसका इलाज स्टार्ट करो, इसके इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर शान का गुस्सा देखकर घबरा गए थे। वो जल्द से जल्द संजना को ऑपरेशन रूम में शिफ्ट करते हैं और उसका इलाज शुरू हो जाता है। शान बाहर बेंच पर ही बैठा हुआ था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। करीब आधे घंटे के बाद उसका मोबाइल बजता है। शान मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखता है। उसे श्रेया का कॉल आ रहा था। शान कॉल उठाकर हेलो बोलता है। श्रेया, शान कहाँ हो आप, इतनी रात को कहाँ चले गए, आपके कमरे की लाइट ऑन थी, मैं आपके कमरे में गई तो देखी कि आप कमरे में नहीं हो, कहाँ हो आप? शान श्रेया को सारी बात बता देता है। श्रेया भी शान की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो उससे आगे बोलती है, शान आप चिंता मत करो, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ, संजना को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। शान, ठीक है भाभी, आप जल्दी से आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। श्रेया फिर कॉल काटकर रुद्र को सब कुछ बताती है। कुछ देर के बाद रुद्र श्रेया भी अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। वही डॉक्टर भी ऑपरेशन रूम के बाहर आते हैं। शान डॉक्टर को देखकर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर शान को देखकर, सर उन्हें बहुत मारा गया है, उनके शरीर में कई जगह गहरे चोट के निशान है, वो जख्म भरने में समय लगेगा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर वो अभी भी बेहोश है, उन्हें कब तक हो जाएगा ये हम नहीं बता सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर शान के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आने लगा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर अमित को जान से मार दे, पर इस समय संजना उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी। शान का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो तुरंत संजना के पास चला जाता है। संजना की आंखें बंद थी, पर उसके चेहरे पर दर्द साफ महसूस हो रहा था। शान संजना के पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर शान से बोलते हैं, सर आप बाहर जाइए, मैडम को आराम करने दीजिए, उन्हें आराम की बहुत जरूरत है, भी जितना आराम करेगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। शान डॉक्टर की बात सुनकर संजना की तरफ देखता है और फिर उसके माथे पर किस करके अपने होंठ उसके कान के पास लाकर धीरे से बोलता है, डरना नहीं बेबी, मैं तुम्हारे पास ही हूं, मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, और जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उस इंसान को बहुत बुरी मौत दूंगा। ये बोलकर वो संजना के माथे को चूम लेता है और फिर कमरे के बाहर चला जाता है। शान कमरे के बाहर आकर अपना हाथ जोर से दीवार पर दे मारता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। शान पलटकर पीछे की तरफ देखता है। उसके सामने श्रेया और रुद्र खड़े थे। श्रेया, शान, संजना ठीक है ना? शान, भाभी वो अंदर है, अभी बेहोश है, डॉक्टर ने कहा है कि उसे कुछ देर में होश आ जाएगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है भाभी, उस अमित के कारण संजना की ऐसी हालत हुई है, मैं उस अमित को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। रुद्र, उस अमित के साथ क्या करना है वो मैंने सोच लिया है, तू चल मेरे साथ, और श्रेया तुम यहीं रुको संजना के पास, हम दोनों थोड़ी देर में आ जाएंगे। श्रेया रुद्र की बात सुनकर अपना सर हिला देती है। रुद्र शान को लेकर वहां से चला जाता है। श्रेया भी उनके जाने के बाद कमरे के अंदर संजना के पास चली जाती है। आधे घंटे बाद एक अंधेरे कमरे में एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और उसे बुरी तरह मारा जा रहा था। कुछ देर के बाद कमरे का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही कमरे में चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और उस आदमी का चेहरा साफ साफ दिखने लगता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि संजना का पति अमित था।
अमित को कुर्सियों से बांधा गया था और रुद्र के आदमी उसे मार रहे थे। रुद्र फिर अपने आदमियों को आंखों से इशारा करता है। रुद्र का इशारा पाते ही उसके आदमी साइड हट जाते हैं। रुद्र फिर गुस्से में अमित की तरफ देखता है। अमित रुद्र की आंखें देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। रुद्र, तुझे क्या लगा था कि तू मेरी कंपनी में पैसों का घोटाला करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं इसलिए इतने दिन तक चुप था क्योंकि तू मेरी श्रेया की दोस्त संजना का पति था। मैंने सोचा कि कुछ पैसे ले लिया तो क्या हो गया, जाने देता हूं। पर तूने जो आज अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना, ये तूने बहुत गलत किया। तुझे पता है संजना से मेरा भाई शान प्यार करने लगा है और तूने मेरे भाई के प्यार पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, संजना को चोट पहुंचाकर। शान रुद्र की बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगता है क्योंकि उसने रुद्र को कभी नहीं बताया था कि वो संजना से प्यार करता है। फिर रुद्र को कैसे पता चला ये बात? शान रुद्र को देख रहा था पर रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। शान फिर अपनी आंखें बंद करके समझ जाता है कि रुद्र से कोई बात नहीं छिप सकती। अमित रुद्र के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप चाहे तो मुझे जितना मारना है मार लीजिए, पर प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं संजना को तलाक दे दूंगा। आपका भाई फिर उससे शादी कर सकता है। मैं फिर दोबारा कभी भी संजना और शान की जिंदगी में नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से। रुद्र अपने आदमी से अमित की रस्सियां खोलने के लिए बोलता है। रुद्र के आदमी अमित की रस्सियों को खोल देते हैं। रुद्र का एक बॉडीगार्ड जाकर अमित के सामने एक पेपर आगे बढ़कर बोलता है, साइन करो इसमें। अमित उन पेपर की तरफ देखता है। वो तलाक के पेपर थे जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अब से अमित का संजना से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। संजना अब पूरी तरह से आजाद है। रुद्र गुस्से में, जल्दी साइन कर इस पेपर पर। अमित रुद्र का गुस्सा देखकर बॉडीगार्ड से पेन लेकर तुरंत उस पेपर पर साइन कर देता है। बॉडीगार्ड फिर पेपर रुद्र को लाकर दे देते हैं। रुद्र शान की तरफ देखकर बोलता है, ये तेरा गुनाहगार है, इसे जो सजा देना है तू दे सकता है। ये बोलकर रुद्र पेपर लेकर वहां से चला जाता है। शान गुस्से में अमित को देखने लगता है। अमित शान का गुस्सा देखकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, आपको अगर संजना चाहिए तो आप उसे अपनी बना सकते हैं, मैं बीच में नहीं आऊंगा। शान उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने संजना का चेहरा घूमने लगता है जिसमें संजना रो रही थी जब अमित ने उसे मारा था। शान फिर गुस्से में अपनी आंखें खोलता है और अमित के पास आकर टेबल पर रखा एक फ्लावर वॉश उठाकर अमित के सर में फोड़ देता है। वॉश लगते ही अमित के सर से खून निकलने लगता है और उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। कमरे में मौजूद गार्ड ये देखकर सन्न रह जाते हैं। शान फिर अमित पर चिल्लाते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी संजना पर हाथ उठाने की? अमित डर से शान को ही देख रहा था। शान अपना जूता अमित के चेहरे पर रखकर उसे मारने लगता है। अमित उसका पैर पकड़कर उसे गिराने की कोशिश करता है पर वो नाकाम हो जाता है। शान उसके हाथ पर जोर से एक लात मारता है और उसके हाथ की उंगलियों को अपने जूते से जोर से मसल देता है जिससे फिर से अमित की चीखें उस कमरे में गूंजने लगती है। शान कुछ देर के बाद अमित का कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करता है और उसका दोनों हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ देता है। अमित बुरी तरह चीख रहा था पर शान पर उसके चीखने का कोई असर नहीं हो रहा था। वो अमित को जान से मार देना चाहता था। शान अपना गन निकालकर लोड करते हुए बोलता है, बहुत जी लिया तूने, पर अब तू मारेगा, मैं तेरी जान ले लूंगा, लेकिन इतनी आसान मौत भी मैं तुझे नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुझे संजना अपने हाथों से मारे, लेकिन जब तक मेरी संजना पहले की तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। वो दर्द तू कभी भी सहन नहीं कर पाएगा। तू मौत की भीख मांगेगा पर तुझे मौत नसीब नहीं होगा। ये बोलकर वो गार्ड की तरफ देखता है। गार्ड एक इंजेक्शन लाकर शान के हाथ में रख देता है। अमित उस इंजेक्शन को देखकर डरते हुए बोलता है, ये किस चीज का इंजेक्शन है? शान गुस्से में, तुमने मेरी संजना को बहुत तकलीफ पहुंचाया है, बहुत दर्द दिया है उसे, पर उससे ज्यादा दर्द अब तुम सहन करोगे। तुम्हें पता है ये इंजेक्शन लगाने में थोड़ी देर में तुम्हारे शरीर में भयंकर दर्द होने लगेगा और वो दर्द इतना भयानक होगा कि तुम सहन नहीं कर पाओगे, पर तुम्हें सहन करना पड़ेगा। तुम्हें पता है उस दर्द में तुम बहुत तड़पोगे, मौत की भीख मांगोगे, पर तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। अमित शान की बात सुनकर डरते हुए बोलता है, नहीं शान, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए वापस इंडिया चला जाऊंगा, अब कभी भी दोबारा यहाँ लौटकर नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। इतना बोलकर वो रोने लगता है। ईशान उसे रोता हुआ देखकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मेरी संजना ने भी ऐसे ही आंसू बहाए होंगे तुम्हारे सामने, वो भी तुमसे रिक्वेस्ट कर रही होगी उसे छोड़ देने के लिए, लेकिन तुम्हें उस पर दया नहीं आई होगी। तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। ये बोलकर वो अपने दो आदमियों की तरफ इशारा करता है। वो दोनों आदमी आकर अमित का हाथ पकड़ लेते हैं। शान फिर अमित के पास आकर उसका बाजू पकड़कर वो इंजेक्शन उसके हाथों में लगा देता है जिससे अमित की चीखें निकलने लगती है। वो चीख इतनी जोर की थी कि पूरे घर में उसकी आवाज गूंजने लगती है। शान उन आदमियों की तरफ देखकर बोलता है, इसे ले जाओ यहां से। दोनों आदमी फिर अमित को वहां से ले जाते हैं। अमित को सजा देने के बाद शान हॉस्पिटल में वापस आ जाता है। वो फिर ऑपरेशन रूम की तरफ देखता है। एक नर्स ऑपरेशन रूम के बाहर आती है। शान नर्स से सवाल करता है, संजना कैसी है, क्या मैं उससे मिल सकता हूं?
नर्स जी, संजना मैडम को तो हमने दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया है। शान, कौन से कमरे में? नर्स, वीआईपी कमरे में हमने उन्हें शिफ्ट किया है, आप वहां उनसे मिल सकते हैं। शान ये सुनकर तुरंत वीआईपी कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे का दरवाजा बाहर से लगा हुआ था। शान दरवाजा खोलकर सीधा अंदर चला जाता है। अंदर श्रेया संजना के पास बैठी हुई थी और संजना उसे सब कुछ बता रही थी। वही रुद्र भी सोफे पर बैठा संजना और श्रेया को देख रहा था। संजना और श्रेया अचानक से दरवाजा खुलने से दरवाजे की तरफ देखने लगती है। शान फौरन कमरे के अंदर आता है। शान को अपने सामने देखकर संजना के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो उठने की कोशिश करने लगती है पर शान जल्दी से उसके पास आकर उसका दोनों कंधा पकड़कर उसे वापस लेटाते हुए बोलता है, अभी नहीं, अभी हाथ में ड्रिप लगा है ना, अभी उठोई तो दर्द होगा, अभी लेटी रहो, मैं यही हूं तुम्हारे पास, अब कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। शान की बात सुनकर संजना की आंखें भर आती है। शान उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, नहीं बेबी, अब मुझे तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं दिखना चाहिए, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। संजना पर अमित। संजना अपनी बात पूरी कर पाती तभी शान उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, बोस अमित की चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, उसे मैंने सजा दे दिया है, बाकी की सजा तुम ठीक होने पर उसे दे देना, पर पहले तुम ठीक हो जाओ, आगे की बात हम बाद में करेंगे। संजना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। एक हफ्ते बाद संजना रुद्र के मेंशन में रहने लगी थी। उसके लिए शान ने अलग कमरा बनवाया था। कमरे में सारी चीज उपलब्ध थी और वो कमरा दिखने में बेहद खूबसूरत था। शान ने घर में सबको बोल दिया था कि वो संजना से प्यार करता है और शादी करेगा तो उससे ही करेगा। वही संजना के साथ जो भी हुआ था वो सब भी सारे घर के सदस्यों को पता चल गया था। सभी संजना के साथ थे। घर में सभी को संजना पसंद आ गई थी। दादाजी ने खास शान से कहा था कि जब तक उसकी और संजना की शादी नहीं हो जाती तब तक संजना और उसे अलग कमरे में रहना पड़ेगा। शान संजना के कमरे में आता है। संजना बेड पर बैठी किताब पढ़ रही थी। शान उसके पास आकर किताब उसके हाथ से लेकर टेबल पर रखते हुए बोलता है, क्या पढ़ रही हो? जब देखो हर वक्त पढ़ती रहती हो। संजना, तो और क्या करूं? शान उसका हाथ पकड़कर प्यार से बोलता है, मुझे देखो, मुझसे प्यार भरी बातें करो जिसे सुनने के लिए मैं हमेशा से तरसता आया हूं और तुम्हारे मुंह से वो 3 शब्द भी सुनना चाहता हूं। संजना मुस्कुराकर, कौन सा 3 शब्द? शान, आई लव यू। संजना, अच्छा तो तुम्हें मेरे मुंह से ये सुनना है? शान, हाँ सुनना चाहता हूं, चलो जल्दी से बोल दो मुझे आई लव यू। संजना जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए बोलती है, नहीं अभी मेरा मूड नहीं है। शान, तो तुम्हारा मूड कब बनेगा? मुझे एक टाइम बता दो, मैं उस वक्त आ जाऊंगा तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए। संजना उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। शान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम्हें अगर मुझे परेशान करना है ना तो तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है मुझे परेशान करने के लिए, क्योंकि मैं अब तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। संजना, आई लव यू सो मच। संजना उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके गले लगकर बोलती है, आई लव यू टू शान। संजना के मुंह से आई लव यू सुनकर शान के होठों पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। वो और कसकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तभी श्रेया शान का कान पकड़ लेती है जिससे शान की चीख निकल पड़ती है। वो फिर जल्दी से संजना से अलग होता है और श्रेया की तरफ देखता है। श्रेया अपने कमर पर हाथ रखकर गुस्से में उन दोनों को घूर रही थी। वही श्रेया के पीछे रुद्र, नैना और श्लोक भी खड़े थे। दादाजी ने नैना और श्लोक को घर पर ही बुला लिया था क्योंकि 2 दिन के बाद संजना और शान की सगाई की डेट निकली थी और फिर उसके 1 हफ्ते के बाद उन दोनों की शादी होने वाली थी। श्रेया संजना और शान को आंखें दिखाकर बोलती है, तुम दोनों साथ में कमरे में क्या कर रहे हो? दादाजी ने कहा है ना कि जब तक शादी नहीं हो जाती तुम लोग अलग रहोगे, तो फिर क्या कर रहे थे साथ में? संजना श्रेया की बात सुनकर झेप जाती है और उससे अपनी नजरें चुराने लगती है। श्रेया को यह देखकर मन ही मन हंसी आ रही थी पर वो गुस्सा होने का नाटक कर रही थी। शान फिर बेड से उठते हुए बोलता है, भाभी दादाजी ने ये कैसी शर्त रख दी है? तो कितनी मुश्किल से मुझे संजना मिली है और उन्होंने हमें अलग रहने बोल दिया। मैं तो बस संजना के मुंह से आई लव यू सुनने के लिए उसके कमरे में आया था। अभी हमारा रोमांस स्टार्ट ही हुआ ही था कि आप सब आ गए कबाब में हड्डी बनकर। नैनाचा जी, अब संजना मिल गई तो हम तुम्हें कबाब में हड्डी लगने लगे। शान संजना के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ और नहीं तो क्या। रुद्र, ज्यादा मत बोल, समझा? और सुन, दादाजी ने 2 दिन के बाद सगाई की डेट निकाली है। शान ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या सच में 2 दिन के बाद मेरी और संजना की सगाई है? रुद्र, हाँ, और फिर उसके 1 हफ्ते के बाद शादी में। बस तुझे ये बताने आया था कि तू संजना को लेकर जा और सगाई की रिंग पसंद कर ले और उसके साथ थोड़ा सा टाइम भी बिता लेना। शान रुद्र की बात सुनकर उसके गले लगते हुए बोलता है, थैंक्स भाई, एक आप ही हो जो मुझे समझ सकते हो। श्रेया, हाँ ठीक है, हम सब तो जल्लाद है क्यों? शान उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। वो फिर संजना से बोलता है, जल्दी से तैयार हो जाओ संजना। संजना अपना सर हिला देती है। 20 मिनट बाद संजना तैयार होकर नीचे हॉल में आती है। नीचे हॉल में सभी बैठे हुए थे। शान संजना को देखकर मुस्कुरा देता है। संजना ने बहुत ही खूबसूरत सा साड़ी पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। शान की माँ उससे बोलती है, संजना को जो रिंग पसंद आए चाहे वो जितनी भी महंगी हो ले लेना। शान माँ, आप चिंता मत करो, मैं रिंग संजना की पसंद की ही लूंगा।
ये बोलकर वो संजना के सामने अपना हाथ बढ़ा देता है। संजना भी मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। शान फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद अवंतिका जी मुस्कुराकर बोलती है, चलो अच्छा है कि हमारे शान की जिंदगी में भी उसका प्यार आ चुकी है। उसके होठों पर मुस्कुराहट देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वरना कुछ दिन पहले शान बहुत उदास और अकेला अकेला रहने लगा था, पर अब उसके होठों पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। मेरी अब भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य पर कभी कोई मुसीबत ना आए और सब ऐसे ही मुस्कुराते और प्यार से रहे। अवंतिका जी की बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। संजना और शान अपनी सगाई के रिंग पसंद करने के लिए जा रहे थे। शान कार चल रहा था और संजना उसके बगल में बैठी हुई थी। वो बाहर की तरफ देख रही थी, तभी शान अपना हाथ उसके हाथ पर रख देता है। संजना उसकी तरफ देखने लगती है। शान मुस्कुराकर उसे आंख मारता है। संजना उसका चेहरा सामने की तरफ करते हुए बोलती है, मिस्टर शान आप सामने देखकर कार चलाइए वरना हम दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे बाद में देख लीजिएगा। शान उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती तो हम क्या करें। संजना उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। शान भी मुस्कुरा देता है। कुछ देर के बाद शान अपनी कार शहर के बाहर वाले रास्ते पर ले जाने लगता है। संजना ये देखकर उससे बोलती है, शान हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो सगाई की रिंग पसंद करने जा रहे थे ना, तो ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। शान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ देता है। अब उसकी कार सुनसान रास्ते पर चलने लगी थी। संजना बाहर की तरफ देख रही थी। बाहर रोड के दोनों तरफ जंगल नजर आ रहा था और वहां मुश्किल से इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। संजना ये देखकर थोड़ा घबरा जाती है और फिर से शान से बोलती है, शान मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। शान देखती जाओ, मैं अभी तुम्हें कार में कुछ नहीं बता सकता, तुम खुद ही देख लेना। संजना उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है और फिर से बाहर की तरफ देखने लगती है। कुछ देर के बाद कार एक घर के सामने आकर रुकती है। घर के बाहर कुछ लोग पहरा दे रहे थे। शान कार से उतरता है और फिर संजना की तरफ का दरवाजा खोलकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। संजना उसके हाथ की तरफ देखने लगती है। शान उसे देखकर, संजना बाहर आओ, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। संजना उसकी बात सुनकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बाहर आती है। शान उसे घर के अंदर ले जाने लगता है। घर के बाहर खड़े लोग शान को देखकर अपना सर झुका लेते हैं। शान भी धीरे से अपना सर हिलाता है और फिर संजना को घर के अंदर ले जाता है। संजना ये सब कुछ देख रही थी। घर के अंदर भी कुछ लोग थे और उन सबके हाथों में गन था। वही एक कमरे से किसी के लगातार चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कोई अपनी मौत की भीख मांग रहा था। वो बार बार बोल रहा था कि उसे मार दिया जाए, वो अब जीना नहीं चाहता है, उसे बहुत दर्द हो रहा है, वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो आवाज किसी आदमी की थी और उसकी आवाज में बहुत ज्यादा दर्द था। संजना उस आदमी की दर्द भरी आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और शान के बाजू को कसकर अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। शान एक नज़र उसकी तरफ देखता है और फिर उसे उस कमरे की तरफ ले जाकर कमरे का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही अंदर तेज रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठता है। संजना फिर शान के साथ कमरे के अंदर जाकर देखती है, अंदर अमित को कुर्सियों से बांधा गया था और वो लगातार चिल्लाए जा रहा था, उसे बहुत बुरी तरह मारा भी गया था। संजना अमित को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और शान की तरफ देखती है। वही शान की आंखों में अमित को देखकर फिर से गुस्सा उतर आता है। वो अपना गन निकालकर लोड करते हुए संजना के हाथों में पकड़ाए हुए बोलता है, ये लो, इसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, मैंने इसे अब तक इसीलिए जिंदा रखा ताकि तुम इसे अपने हाथों से सजा दे सको, तो ये गन पकड़ो और इसे मार दो। अमित संजना से गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, संजना प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूं कि मेरी गलती है, तुम मुझे बहुत प्यार करती थी पर मैंने कभी भी तुम्हें इज्जत नहीं दिया, ऊपर से तुम पर हाथ भी उठाया, तुम मुझे गलती करने से रोकती थी पर मैं हर बार तुम्हें डांटकर चुप करवा दिया करता था, मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। संजना प्लीज मुझे जान से मत मारो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी और शान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, मैं इंडिया वापस चला जाऊंगा और अब कभी भी लौटकर तुम दोनों की जिंदगी में नहीं आऊंगा, प्लीज संजना मुझे मत मारो, जाने दो मुझे यहाँ से। संजना शान की तरफ देखती है। शान गुस्से में अमित की तरफ देखकर बोलता है, संजना इसकी बातों में मत आओ, इसे मार दो। संजना गन जमीन में फेंककर अपना करनामे हिला देती है। शान ये देखकर नाराजगी से बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो संजना। संजना शान का चेहरा अपने हाथ में थामकर उसे समझाते हुए बोलती है, शान प्लीज, इसे इसकी गलती का एहसास हो चुका है और तुमने भी तो इसे सजा दे दिया है ना, मैं इसे जान से नहीं मार सकती और प्लीज तुम भी इसे अब यहां से जाने दो। शान नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। संजना शान क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे, प्लीज इसे जाने दो यहां से। मैं नहीं चाहती कि हमारी नई जिंदगी की शुरुआत किसी के खून से हो, मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खुशियों के साथ करना चाहती हूँ, प्लीज अमित को जाने दो यहां से। और एक बार ये भी तो सोचो, अगर मैं अमित के साथ यहाँ नहीं आई होती तो मैं तुमसे कैसे मिलती, अगर कुछ बुरा हुआ है तो अच्छा भी तो हुआ है ना, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ शान और अब तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी खुशी से बिताना चाहती हूँ, प्लीज इसे जाने दो यहाँ से, इसे इसके किए की सजा मिल चुकी है। शान अमित की तरफ गुस्से में देखता है। अमित उसे देखकर अपना सर झुका लेता है। शान फिर अपने एक आदमी को आवाज लगाता है। आदमी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है।
शान दूसरा वाला इंजेक्शन लेकर आओ। आदमी शान का ऑर्डर सुनकर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो आदमी अपने हाथ में एक इंजेक्शन लेकर आता है। शान फिर अमित की तरफ देखकर बोलता है, इसकी रस्सी खोल दो और यह इंजेक्शन इसे लगा दो। अमित फिर से इंजेक्शन देखकर घबराते हुए बोलता है, अब तुम मुझे कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हो? प्लीज मुझे मत मारो, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी और संजना की जिंदगी से चला जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। शाम, गुस्से में तुम्हें मार नहीं रहा हूं, तुम्हारे शरीर में जो दर्द हो रहा है उसे कम करने के लिए ये इंजेक्शन लगा रहा हूं। ये इंजेक्शन लगाते ही तुम्हारे शरीर में हो रहा दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और फिर तुम चुपचाप से इंडिया वापस चले जाना, और अगर दोबारा तुम मुझे शहर में दिख गए ना तो मेरे आदमी उसी समय तुम्हें गोली मार देंगे। अमित शान की बात सुनकर अपना सर हिला देता है। शान का आदमी अमित की रस्सियों को खोल देता है और उसके शरीर में इंजेक्शन लगा देता है। कुछ ही देर में अमित के शरीर में जो असहनीय दर्द हो रहा था वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अमित जल्दी से उठते हुए शान और संजना के सामने अपने हाथ जोड़कर बोलता है, थैंक यू तुम दोनों का कि तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया। मैं अब हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ और अब कभी भी तुम लोगों की जिंदगी में लौटकर वापस नहीं आऊंगा। फिर संजना की तरफ देखकर, एक आखिरी बार तुमसे माफी मांग रहा हूँ संजना, आई एम सॉरी, मैं कभी भी तुम्हारे लायक था ही नहीं। तुम शान के साथ हमेशा खुश रहो, यही मेरी दुआ है। संजना धीरे से अपना सर हिला देती है। अमित फिर हमेशा हमेशा के लिए उन दोनों की जिंदगी से चला जाता है। रुद्र के मेंशन में शान और संजना की सगाई की तैयारी चल रही थी। पूरा मेंशन बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा था। बड़े बड़े वीआईपी गेस्ट और सेलिब्रिटी को भी बुलाया गया था। शाम का समय शान अपने कमरे में तैयार हो रहा था, वही उसके साथ श्लोक भी था। वो बेड पर बैठे उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शान उसे मिरर में देखते हुए बोलता है, क्या बात है जीजा जी, आप मुझे देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? श्लोक, कुछ नहीं साले साहब, देख रहा हूं कि आपके चेहरे से यह मुस्कुराहट जा ही नहीं रही है। शान मुस्कुराकर उनकी तरफ देखकर बोलता है, और अब ये मुस्कुराहट कभी जाएगी भी नहीं जीजा जी, क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता था आज उससे मेरी सगाई है और 2 दिन के बाद शादी। श्लोक उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, मान गए साले साहब, आपका प्यार भी सच्चा था, तभी तो संजना आपको मिली, वरना किसने सोचा था कि संजना जिसकी शादी अमित के साथ हो चुकी थी वो आपको मिल सकती है। पर किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, वो अमित संजना के लायक था ही नहीं और सिर्फ आपके सच्चे प्यार के कारण संजना आपकी जिंदगी में आई है, तो अब उसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कभी भी उसकी आंखों में आंसू ना आए। शान, मैं जानता हूं जीजा जी, और मैं संजना को सारी खुशियां देने की पूरी कोशिश करूंगा। श्लोक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। शान कुछ देर में पूरी तरह से रेडी हो जाता है। वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने मैरून कलर का शेरवानी पहन हुआ था और अपने बालों को जेल से सेट किया हुआ था। हाथों में महंगी सोने की घड़ी, गले में चैन में वो किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। श्लोक उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, आप तो पूरी तरह से तैयार हो गए, पर आपकी होने वाली दुल्हन वो तैयार हुई कि नहीं ये नहीं पता। शान, ठीक है, मैं उसे देखकर आता हूँ। ये बोलकर वो कमरे के बाहर जाने लगता है। तभी श्लोक उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है, क्या कर रहे हैं आप साले साहब, आप ऐसे नहीं जा सकते। शान, क्यों नहीं जा सकता श्लोक, वो तैयार हो रही होगी और वहां उसके साथ श्रेया भाभी और नैना भी होगी, तो आप ऐसे उनके कमरे में नहीं जा सकते। शान, में जा सकता हूं, संजना मेरी होने वाली पत्नी है और मेरा पूरा हक है उससे जाकर मिलने का और उसे देखने का। ये बोलकर शान वहां से चला जाता है। श्लोक उसे आवाज लगाता ही रह जाता है। शान कुछ देर में कमरे के अंदर आता है। तभी उसकी नजर संजना पर जाती है। संजना ने मेहरून नेट एम्ब्रॉयडरी लहंगा चोली पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, उसने हल्का मेकअप किया हुआ था। शान उसे देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है, हाय लगता है आज तो तुम मेरी जान लेकर ही रहोगी संजना। संजना के साथ उस कमरे में नैना और श्रेया भी मौजूद थे। श्रेया ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और नैना ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो दोनों पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। श्रेया, संजना और नैना शान की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखती है। शान दरवाजे के पास ही खड़ा संजना को देखकर मुस्कुरा रहा था। श्रेया फिर शान के पास आकर उसका कान पकड़कर बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं देवर जी? शान, भाभी मेरा कान छोड़ो, अगर मेरा कान बाहर निकल गया ना तो सगाई में मैं बिना कान के अच्छा नहीं लगूंगा। श्रेया उसका कान छोड़कर बोलती है, पर आप यहाँ कर क्या रहे हैं? शानवो, मैं संजना को देखने आया था। सगाई में सारे गेस्ट के देखने से पहले मैं मेरी संजना को देखना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। क्या कुछ देर में मेरी संजना के साथ बिता सकता हूँ प्लीज? शान ने ये बात बहुत ही मासूमियत के साथ बोली थी। श्रेया उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोलती है, ठीक है, पर सिर्फ 10 मिनट में, और नैना कमरे के बाहर ही खड़े हैं। शान मुस्कुराकर, थैंक यू भाभी। श्रेया और नैना फिर मुस्कुराकर कमरे के बाहर चली जाती है। शान संजना की तरफ देखने लगता है। संजना शर्माकर अपनी पलकें झुका लेती है। शान फिर कमरे का दरवाजा अंदर से लगाकर संजना की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। शान संजना के पास आकर उसका दोनों हाथ थाम लेता है और प्यार से उसके चेहरे को देखने लगता है। संजना भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी।
शान उसके चेहरे को अपने हाथ में थामकर बोलता है, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे आज मेरी सगाई होने वाली है, कहीं ये सपना तो नहीं है ना संजना। संजना उसकी बात सुनकर उसे देखती है और फिर जोर से उसके हाथ में पिंच कर देती है, जिससे शान की चीख निकल पड़ती है, आ संजना ये क्या कर रही हो। संजना मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, बस आपको यकीन दिला रही हूं कि ये कोई सपना नहीं है। शान हंसकर उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोलता है, हाँ समझ गया कि ये कोई सपना नहीं हकीकत है। ये बोलकर वो अपने होंठ संजना के होंठ के करीब लाना लगता है, तभी संजना शान के होठों पर अपना हाथ रखकर उसे रोकते हुए बोलती है, किस मत करना। शान, क्यों, क्या हुआ संजना, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। शान उसकी बात सुनकर उसे आंखें दिखाता है। संजना अपना सरनामे हिलाकर बोलती है, मैं किस नहीं करने दूंगी। शान, अच्छा ठीक है, नहीं कर रहा हूं, किस, हाथ हटाओ अपना। संजना अपने होठों से अपना हाथ हटा लेती है। शान फिर टेबल में रखा काजल उठाकर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोलता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो संजना, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। संजना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और फिर उसके गले से लग जाती है। कुछ देर बाद शान और संजना हॉल में सबके बीच आ जाते हैं। श्रेया, नैना और सारे घर वाले वहीं मौजूद थे। रुद्र तो श्रेया को ही देख रहा था। श्रेया भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी सगाई में थोड़ा समय बाकी था, इसलिए कुछ मेहमान खाने पीने में अपना फोकस करने लगे थे। रुद्र श्रेया के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज में ले जाता है। सॉरी, लाइट ऑफ हो जाती है और एक मेन लाइट उन दोनों के ऊपर पड़ती है। सभी उन दोनों को देखकर चेयर पर बैठ जाते हैं और गाना स्टार्ट होता है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो, फिर क्या ये जहां तेरे प्यार में हो जाऊं फन्ना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो, फिर क्या ये जहां तेरे प्यार में हो जाऊं फन्ना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तेरे दिल में मेरी सांसों को जगह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। रुद्र मुस्कुराकर अपना एक हाथ श्रेया के कमर पर रखता है और उसका दूसरा हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। श्रेया उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा रही थी। रुद्र फिर श्रेया को पीछे की तरफ पलटता है और अपना दोनों हाथ उसके पेट पर रखकर उसे गोल घुमाता है। अगले ही पल वो श्रेया को अपनी तरफ पलटता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। रुद्र और श्रेया बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे। सभी उन दोनों का डांस देखकर मुस्कुरा रहे थे। गाना जैसे खत्म होता है तभी रुद्र श्रेया को अपने गले से लगा लेता है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। रुद्र श्रेया को अपने गले से लगाया हुआ खड़ा था। श्रेया अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखती है। सब उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। श्रेया फिर धीरे से रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, खाना खत्म हो गया है। रुद्र की आंखें बंद थी, वो अभी भी श्रेया को अपनी बाहों में भरा हुआ था। वो आंख बंद किए हुए ही उससे बोलता है, हाँ मुझे पता है कि गाना खत्म हो गया है। श्रेया, तो फिर मुझे छोड़िए। रुद्र उसकी बात सुनकर उसे और कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, नहीं, मेरा अभी मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का। श्रेया, पर सब हमें ही देख रहे हैं। रुद्र श्रेया की बात सुनकर उसका चेहरा अपने हाथ में थामकर प्यार से बोलता है, देखने दो, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सबके सामने भी तुम्हारे साथ रोमांस कर सकता हूँ और मेरा बस चले तो सारी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ। ये बोलकर वो वापस श्रेया को अपने गले से लगा लेता है। रुद्र और श्रेया एक दूसरे के गले लगे हुए थे, तभी तालिया की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठता है। श्रेया रुद्र से अलग होकर स्टेज के नीचे चली जाती है। रुद्र भी उसके पीछे चला जाता है। कुछ देर के बाद शान और संजना स्टेज पर जाते हैं क्योंकि सगाई का मुहूर्त हो चुका था। श्रेया एक थाली में रिंग लेकर उनके पास आती है और शान को पहले रिंग देती है। शान रिंग लेकर मुस्कुराते हुए संजना की तरफ देखता है। संजना भी मुस्कुरा रही थी। शान संजना का हाथ पकड़कर पहले उसके हाथ पर किस करता है और फिर उसे रिंग पहना देता है। श्रेया फिर संजना को रिंग देती है। संजना शान की तरफ देखती है तो शान जल्दी से अपना हाथ आगे कर देता है। संजना ये देखकर हंसने लगती है, तभी शान उसका हाथ पकड़कर खुद ही अपने हाथ में रिंग पहनकर ताली बजाने लगता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। शान फिर संजना का हाथ पकड़कर उसे अपने गले से लगा लेता है और उसके माथे पर किस कर देता है। सारे मेहमान उन दोनों पर फूल फेंकने लगते हैं। रुद्र भी श्रेया के पीछे आकर उसके ऊपर फूल डालता है। श्रेया पलटकर उसकी तरफ देखती है। रुद्र फिर श्रेया के कान में धीरे से बोलता है, हमारी सगाई तो हुई नहीं थी ना। श्रेया ना में अपना सर हिला देती है। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर गार्डन लाता है। श्रेया गार्डन में देखती है वहां अंधेरा था। ये देखकर वो रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, सारे मेहमान अंदर है तो सिर्फ हम दोनों बाहर क्या कर रहे हैं। रुद्र पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और फिर अपने एक हाथ से उसकी आंखें बंद कर देता है। कुछ देर के बाद जब वो अपना हाथ हटाता है तो सामने का नजारा देखकर श्रेया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। पूरा गार्डन लाइट से सजाया गया था जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। गार्डन के बीच में एक टीवी लगा हुआ था जिसमें रुद्र और श्रेया के शादी का वीडियो चल रहा था। श्रेया उस वीडियो को देखकर मुस्कुरा देती है और उस पल को याद करने लगती है जब उसकी शादी रुद्र से हुई थी।
रुद्र फिर श्रेया के सामने आकर खड़ा हो जाता है और प्यार से उसके माथे पर किस करके बोलता है, हमारी शादी तो गलती से हुई थी, जो मेरी जिंदगी की सबसे यादगार और अनमोल गलती थी। हमारी सगाई नहीं हो पाई थी ना, तो मैं आज इसी वक्त तुमसे सगाई करना चाहता हूँ, बोलो तुम करोगी मुझसे सगाई। श्रेया मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला देती है। रुद्र अपनी जेब से 2 रिंग निकालता है, उसने पहले से ही सारी तैयारी करके रखी थी। वो एक रिंग श्रेया के हाथ में पकड़ा देता है और दूसरा रिंग लेकर पहले श्रेया की उंगली में रिंग पहनाता है, फिर उसके हाथ पर किस कर देता है। श्रेया मुस्कुरा देती है। रुद्र भी फिर अपना हाथ आगे करता है, श्रेया उसके उंगली में भी रिंग पहना देती है। रुद्र उसके दोनों गालों पर किस कर देता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उनके गले लगते ही उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। श्रेया ऊपर की तरफ देखती है पर रुद्र तो उसके चेहरे को ही देख रहा था। श्रेया बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। दोनों काफी देर तक यूं ही एक दूसरे की बाह से लगे रहते हैं। थोड़ी देर बाद रुद्र फिर श्रेया का हाथ पकड़कर उसे अंदर हॉल में मेहमानों के बीच ले जाता है। शान रेडी होकर अपने कमरे के बाहर आता है तो पूरे मेंशन को देखकर उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। पूरा मेंशन फूलों और लाइटिंग से सजाया जा रहा था, जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। शान फिर नीचे आता है, नीचे सभी अपने कामों में लगे हुए थे। सुरेखा जी शान को देखकर बोलती है, उठ गया तू, जा और जाकर तैयार हो जा, थोड़ी देर में तेरी हल्दी की रस्म शुरू होगी। शान अपनी मां की बात सुनकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर बाहर गार्डन में आता है। बाहर गार्डन का गद्दे लगाए जा रहे थे और हल्दी की रस्म का सारा इंतजाम किया जा रहा था। भी रुद्र सबको काम समझा रहा था। रुद्र के साथ अवंतिका जी और श्रेया भी वहीं मौजूद थे। अवंतिका जी फिर श्रेया से बोलती है, श्रेया जाओ तुम भी तैयार हो जाओ और जाकर देखो संजना तैयार हुई या नहीं। श्रेया अपना सर हिलाकर वहां से चली जाती है। वो फिर संजना के कमरे में आती है। संजना ने पीले कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे, उसने हल्का मेकअप किया हुआ था और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। श्रेया उसके पास आकर टेबल से काजल उठाकर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोलती है, तू तो बहुत खूबसूरत लग रही है संजना। संजना श्रेया की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। श्रेया आगे बोलती है, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर बाहर गार्डन में चलते हैं, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। संजना अपना सर हिलाती है। श्रेया फिर तैयार होने चली जाती है। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर संजना के कमरे में आती है और संजना को लेकर बाहर गार्डन में चली जाती है। बाहर गार्डन में शान पहले से ही गद्दे पर बैठा हुआ था। वो संजना को देखकर मुस्कुराने लगता है। श्रेया संजना को उसके बगल में बैठा देती है। शान संजना के गाल पर किस कर देता है। संजना अपने गाल पर हाथ रखकर घूरकर उसकी तरफ देखती है तो शान उसे अपना दांत दिखाकर हंस देता है। संजना उससे कुछ बोलती तभी श्रेया शान का कान पकड़कर उससे बोलती है, देवर जी खुद पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए और आसपास नजर दौड़ा लीजिए, घर के सारे सदस्य यही मौजूद है। शान श्रेया की बात सुनकर सामने की तरफ देखता है। घर के सारे सदस्य उसे ही घूरकर देख रहे थे। शान सबकी नजरों को देखकर तुरंत संजना से थोड़ा साइड हटकर बैठ जाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। शान को ऐसे घबराता हुआ देखकर सभी अपना मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। अवंतिका जी फिर सामने आकर शान और संजना को हल्दी लगाने लगती है। उनके बाद श्रेया, सुरेखा जी और नैना भी शान और संजना को हल्दी लगाती है। घर की औरतों के हल्दी लगाने के बाद अब घर के जेंट्स भी शान और संजना को हल्दी लगाने लगते हैं। पहले दादाजी, उसके बाद रुद्र के पापा चाचा और फिर रुद्र और श्लोक भी शान और संजना को हल्दी लगाते हैं। शान सबके हल्दी लगाने के बाद अपने हाथ में हल्दी लेकर संजना को लगाने लगता है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। वहीं रुद्र की नजर श्रेया पर जाती है। श्रेया भी मुस्कुराकर शान को देख रही थी, तभी रुद्र उसके पीछे आकर उसके खुले कमर पर हल्दी लगा देता है। श्रेया उसके अचानक छूने से सिहर उठती है और उसकी तरफ देखती है। रुद्र उसके कान में अपने होठ रखकर धीरे से बोलता है, अंदर चलो, मैं भी तुम्हें हल्दी लगाना चाहता हूं। श्रेया उसे मना करते हुए बोलती है, जी नहीं, आज हमारी नहीं बल्कि शान और संजना की हल्दी है। रुद्र, तो क्या हो गया, कल भी हमारी सगाई नहीं थी पर हम दोनों ने सगाई की ना, तो आज मैं तुम्हें हल्दी भी लगाना चाहता हूं, चलो अंदर। श्रेया उसे फिर से मना करती है। रुद्र, ठीक है तो फिर मैं तुम्हें सबके सामने अपने तरीके से हल्दी लगा देता हूं, उसके बाद मुझे ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। ये बोलकर वो अपना चेहरा श्रेया के चेहरे के करीब लाने लगता है। तभी श्रेया अंदर की तरफ भाग जाती है। रुद्र भी मुस्कुराकर उसके पीछे अंदर चला जाता है। रुद्र श्रेया को हल्दी लगाने जाता है। श्रेया भागकर अंदर चली जाती है और एक पिलर के पीछे जाकर छिप जाती है। रुद्र भी उसके पीछे अंदर आता है और उसे चारों तरफ खोजने लगता है। श्रेया धीरे से अपना सर निकालकर रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र उसे ही खोज रहा था। श्रेया उसे देखकर मुस्कुराते हुए फिर से छिप जाती है। कुछ देर के बाद जब वो फिर से अपना सर निकालकर देखती है तो रुद्र वहां नहीं था। श्रेया उसे ना देखकर बाहर आ जाती है और चारों तरफ देखते हुए बोलती है, ये रुद्र जी कहाँ चले गए, अभी तो यही थे। उसका ये बोलना था तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। श्रेया की आंखें बड़ी हो जाती है और वो पलटकर पीछे की तरफ देखती है। उसके सामने रुद्र खड़ा था। श्रेया उसे देखकर फिर से भागने लगती है। तभी रुद्र उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। श्रेया उसकी बाहों में मुस्कुराने लगती है। रुद्र फिर अपने हाथ में लगे हल्दी को उसके कमर पर लगाते हुए बोलता है, अब कहाँ जाओगी, मुझसे बचकर मेरी बाहों से तुम आजाद नहीं हो सकती।
श्रेया अपना सर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, मैं आपकी बाहों से कहीं जाना भी नहीं चाहती हूँ रुद्र जी, मुझे आपकी बाहों में सुरक्षा महसूस होता है और एक सुकून मिलता है, मैं तो पूरी जिंदगी आपकी बाहों से लगे रहना चाहती हूँ। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए प्यार से उसके माथे पर किस कर देता है। श्रेया की भी आंखें भी बंद हो जाती है। रुद्र फिर अपने गाल पर हल्दी लगाता है और अपना गाल श्रेया के गाल से टच करके उसके गालों पर भी हल्दी लगाने लगता है। कुछ देर के बाद रुद्र और श्रेया भी हल्दी के रंग में पूरी तरह से रंग चुके थे। रुद्र फिर श्रेया को अपनी गोद में उठा लेता है और कमरे की तरफ ले जाते हुए बोलता है, चलो साथ में नहाते हैं। श्रेया उसकी बात सुनकर शर्मा जाती है और अपनी पलकें झुका लेती है। रुद्र उसे ऐसे करता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है। वो फिर उसे कमरे के अंदर बने बाथरूम में ले जाता है और शॉवर के नीचे लाकर खड़ा कर देता है। फिर बाथरूम का दरवाजा बंद करके खुद भी उसके पास आकर शॉवर ऑन कर देता है। दोनों शॉवर के पानी में भीगने लगते हैं। रुद्र फिर श्रेया के कपड़ों को खोलने लगता है। श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है और पीछे की तरफ पलट जाती है। रुद्र उसके पीठ पर अपने होंठ रखकर उसके पीठ को चूमने लगता है। रुद्र के किस करने से श्रेया की सिसकियां निकल पड़ती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। यही हाल रुद्र का भी था, उसके दिल की धड़कन भी तेज रफ्तार से धड़कने लगी थी। रुद्र फिर श्रेया को एक झटके में अपनी तरफ पलट देता है। श्रेया की आंखें बंद थी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। रुद्र उसे देखकर मुस्कुरा देता है। वो फिर उसके होठों की तरफ देखता है। श्रेया की होठ पानी में भीगने के कारण गिले हो गए थे और कांप भी रहे थे। ये देखकर रुद्र अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है। रुद्र के होठों का एहसास होते ही श्रेया पूरी तरह से सिहर उठती है और उसके शर्ट को मजबूती से पकड़ लेती है। रुद्र उसे किस करने लगता है। पहले तो वो श्रेया को सॉफ्ट किस कर रहा था, पर बाद में उसका किस डिप होने लगता है। श्रेया भी उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगती है। करीब 10 मिनट डीप किस करने के बाद वो श्रेया के होठों से अलग होता है। श्रेया लंबी सांसें ले रही थी। रुद्र फिर अपने होंठ उसके गर्दन पर रख देता है और उसके गर्दन पर धीरे धीरे किस करने लगता है। वही श्रेया भी अब खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर चुकी थी। रुद्र फिर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। कुछ देर के बाद रुद्र श्रेया को गोद में उठाकर कमरे में ले आता है और बेड पर लेटा देता है। श्रेया उसे ही देख रही थी। रुद्र फिर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और अपने कपड़े खोलकर वही फर्श पर फेंक देता है। वो फिर श्रेया के ऊपर आकर उसके चेहरे और होंठ पर फिर से किस करने लगता है। दोनों एक ही चादर में लिपटे हुए एक दूसरे को बेतहाशा प्यार किया जा रहे थे और प्यार की गहराई में डूबते चले जा रहे थे। उस कमरे में अब दोनों के सांसों की आवाज गूंजने लगती है। शाम का समय। संजना अपने कमरे में तैयार हो रही थी। दो पार्लर वाली उसे तैयार कर रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुल जाता है। अचानक से दरवाजा खुलने से संजना और दोनों लड़कियां दरवाजे की तरफ देखने लगती है। दरवाजे पर शान खड़ा था। वो दूल्हे की शेरवानी में था और बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो पूरी तरह से तैयार हो गया था। वो फिर कमरे के अंदर आकर दोनों लड़कियों को बाहर जाने बोलता है। दोनों लड़की एक बार संजना की तरफ देखती है और फिर चली जाती है। शान फिर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। संजना उसे देखकर उठते हुए बोलती है, शान तुम क्या कर रहे हो, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो और तुम अंदर कमरे में क्यों आ गए। अभी थोड़ी देर के बाद हमारी शादी होने वाली है, अगर किसी ने देख लिया तो फिर बातें करेंगे। शान उसके पास आकर उसकी बाजू पकड़ लेता है और अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब लाकर बोलता है, संजना मैं तुम्हें सबसे पहले देखना चाहता था इसलिए आ गया। संजना पर मैं अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुई हूं। शान उसे ऊपर से नीचे देखता है। संजना ने सिर्फ लहंगा पहना हुआ था, बाकी मेकअप करना और ज्वेलरी पहनना बाकी था। शान मुस्कुराकर उसे चेयर पर बैठाते हुए बोलता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें तैयार कर देता हूं। ये बोलकर वो संजना को चेयर पर बैठा देता है। संजना उसके चेहरे को ही देखने लगती है। शान फिर उसके सामने घुटने पर बैठ जाता है और टेबल से चूड़ियां उठाकर संजना के दोनों हाथों में चूड़ियां पहनाने लगता है। पूरी चूड़ियां पहनाने के बाद शान मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर बोलता है, इन चूड़ियों की खनखनाहट मुझे बहुत पसंद है। ये बोलकर वो संजना के दोनों हाथ को हिलाने लगता है जिससे चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देती है। शान और संजना दोनों के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। शान फिर संजना के बालों को एक तरफ से आगे करके उसके गले में नेकलेस पहनाने लगता है। शान की उंगलियां जैसे ही संजना के पीठ को छूती है तो संजना की आंखें बंद हो जाती है और एक सिरहन सी उसके बदन में दौड़ पड़ती है। शान मिरर में उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। शान फिर अपने शेरवानी से 2 जोड़ी पायल निकालता है। वो पायल देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। संजना उस पायल को देखने लगती है। शान फिर घुटने पर बैठ जाता है और उसका पैर पकड़कर अपने घुटने पर रख देता है। वो फिर संजना के दोनों पैरों पर पायल पहनाकर उसके पैरों पर किस कर लेता है। संजना शर्माकर अपने पैर हटा लेती है। शान उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। संजना फिर खड़ी होकर अपना हाथ आगे कर देती है। शान उसके हाथ पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। संजना उसके गले लग जाती है। शान फिर उसके माथे पर किस करके प्यार से बोलता है, थैंक यू संजना, थैंक यू सो मच, तुम्हारा मैं जितना शुक्रिया अदा करूं सब कम है। संजना उसे हैरानी से बोलती है, थैंक्स किस लिए बोल रहे हो तुम शान। शान उसके दोनों हाथ पर किस करके प्यार से बोलता है, तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लिया और आज हमारी शादी होने वाली है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया संजना।
संजना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। वो फिर उसके दोनों गाल पर किस करके बोलती है, तुम्हारा भी थैंक्स शान, दोबारा मेरी जिंदगी में प्यार लाने के लिए। उस अमित ने जो भी मेरे साथ किया था उसके बाद तो मेरा प्यार और शादी से विश्वास ही उठ गया था, पर तुम फिर से मेरी जिंदगी में आकर प्यार भर दिए। मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम्हारा भी शुक्रिया, और अब हिसाब बराबर, अब कोई किसी को थैंक्स नहीं बोलेगा। शान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। वो फिर संजना के होठों की तरफ देखता है। संजना के गुलाबी होठ देखकर शान से बहुत मुश्किल से कंट्रोल हो रहा था। वो धीरे धीरे अपने होठ उसके होठों के करीब लाने लगता है। संजना अपनी आंखें बंद कर लेती है। शान फिर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। शान संजना के कमरे से चला जाता है। शान को नीचे स्टेज पर लगे चेयर पर बैठाया जाता है। थोड़ी देर के बाद संजना को भी हॉल में लाया जाता है। संजना लाल जोड़े में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सभी की निगाहें संजना के ऊपर ही टिकी हुई थी। संजना की नजरें झुकी हुई थी। सारे फोटोग्राफर संजना के आसपास खड़े उसका वीडियो और फोटो खींच रहे थे। संजना अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ा देती है। शान उसे देखकर तुरंत स्टेज से नीचे उतर जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले जाता है। ये देखकर सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों फिर स्टेज पर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में जयमाला पहनाने की बारी आती है। संजना शान के गले में जैसे ही जयमाला डालने के लिए अपने हाथ बढ़ाती है, तभी रुद्र और श्लोक शान को गोद में उठाकर ऊपर उठा देते हैं, जिसे देखकर संजना अपने कदम पीछे ले लेती है। शान ये देखकर हंसने लगता है। ऐसा ही 3 बार होता है। संजना शान के गले में माला पहना ही नहीं पा रही थी। वो गुस्से में उससे बोलती है, अब अगर तुम चुपचाप से नीचे नहीं आए ना तो मैं ये माला किसी और को पहना दूंगी। शान उसकी ये सुनकर जल्दी से नीचे कूद जाता है और घुटनों पर बैठकर अपना सर झुका देता है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं। संजना फिर मुस्कुराकर उसके गले में माला डाल देती है। शान भी खड़े होकर उसके गले में माला डालता है और उसे सबके सामने अपनी बाहों में भर लेता है। शान संजना को अपनी बाहों में भर लेता है। सब उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठता है। स्टेज का पूरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद संजना मंडप पर आकर बैठती है। उसे बहुत सारे गहने और कपड़े चढ़ाए जा रहे थे। उन सारे गहने और कपड़ों की कीमत लाखों में थी। सभी एक से एक ब्रांड के कपड़े थे जो विदेश से मंगाए गए थे। वहां मौजूद सारे लोग उसके कपड़े और गहने को ध्यान से देख रहे थे। ये रस्म पूरी होने के बाद संजना फिर से अंदर जाती है और कपड़े बदल कर आती है। संजना जब दोबारा मंडप पर आती है तो शादी की आगे की रस्में शुरू होती है। उसे शान के बगल में बैठा दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों फेरों के लिए खड़े होते हैं। शान ने पंडित जी से पहले ही बोल दिया था कि 7 फेरों में जो मंत्र बोले जाएंगे उन्हें शुद्ध हिंदी में बोला जाए, ताकि वहां मौजूद लोगों को भी समझ आए। और वो 7 वचन कुछ इस प्रकार से थे। पहला वचन वधू वर से बोलती है, यदि आप शादी के बाद कोई व्रत उपवास और किसी धार्मिक स्थान पर जाए तो आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं। अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो मैं आपके साथ जीवन यापन करने के लिए तैयार हूं। दूसरा वचन, आप जैसे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं ठीक वैसे ही आप मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे, परिवार की मर्यादा का पालन करेंगे। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो मुझे आपके वामांग में आना स्वीकार है। तीसरा वचन, तीसरे वचन में कन्या अपने वर से कहती हैं कि आप मुझे वचन दीजिए कि जीवन की तीनों अवस्थाओं में मेरे साथ खड़े रहेंगे, मेरे बातों का पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूं। चौथा वचन, अगर अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे, अब जब आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। इस वचन से यह मालूम होता है कि पुत्र का विवाह तब करे जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने परिवार का खर्चा चलाने लगे। पांचवा वचन, इस वचन में कन्या अपने वर से कहती हैं कि अगर आप घर परिवार के लेन देन में मेरी भी राय हो तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठवां वचन, कन्या कहती है, यदि मैं अपनी सखियों के साथ बैठकर कुछ समय बीता रही हूं तो उस समय आप किसी प्रकार का अपमान नहीं करेंगे, साथ ही आपको जुआ के लत से खुद को दूर रखना होगा। अगर आप हमारी बातों को मानते हैं तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूं। सातवां वचन, अंतिम वचन में कन्या कहती हैं कि आप पराई औरतों को माता और बहन के समान समझेंगे तथा पति पत्नी के प्रेम के बीच में तीसरे किसी भी व्यक्ति को जगह नहीं देंगे। इसी के साथ शान और संजना के 7 फेरे पूरे होते हैं। दोनों फिर से बैठ जाते हैं। शान संजना की मांग भरता है और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाता है। संजना अब पूरी तरह से शान की हो चुकी थी। शान जब संजना के गले में मंगलसूत्र पहनाता है तो संजना की आंखें भर आती है। शान उसके माथे पर प्यार से किस करके बोलता है, क्यों रो रही हो, शादी हो गई इसलिए, क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी क्या? संजना उसकी बात सुनकर उसे उसके सीने पर हल्का मारते हुए बोलती है, चुप रहो, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है शान की हमारी फाइनली शादी हो गई, मैंने इस पल का कितना इंतजार किया था। शान उसके गाल में किस करके बोलता है, विश्वास कर लो क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है, अब हम हमेशा के लिए एक हो गए हैं। संजना, आई लव यू सो मच। संजना भी मुस्कुराकर उसके गले लगकर बोलती है, आई लव यू टू शान। शान भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है।
संजना मेंशन के दरवाजे पर खड़ी थी, तभी उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। संजना मुस्कुराकर ऊपर की तरफ देखती है, चारों तरफ ढोल बैंड बाजा बज रहा था। शान आज बहुत खुश था, संजना पूरी तरह से उसकी जो हो चुकी थी। दोनों दरवाजे पर आते हैं, तभी अवंतिका जी उन्हें रुकने का इशारा करती है। दोनों दरवाजे पर आकर रुक जाते हैं। अवंतिका फिर श्रेया से बोलती है, जाओ जाकर वो लेकर आओ। श्रेया और नैना जल्दी से जाकर अंदर से आलते की थाल और चावल के कलश लेकर आती है। दोनों दरवाजे पर उसे रख देती है। अवंतिका मुस्कुराकर संजना से बोलती है, बेटा पहले इस चावल के भरे कलश को अपने पैरों से गिराओ, उसके बाद इस थाल में अपने दोनों पैर रखकर अपने पैरों के कदम से अंदर प्रवेश करो। संजना मुस्कुराकर जी बड़ी माँ बोलती है। वो पहले चावल के भरे कलश को अपने पैरों से गिराती है, उसके बाद वो आरती की थाल में अपने दोनों पैर रखकर अपने पैरों के छाप छोड़ते हुए मेंशन के अंदर प्रवेश करती है। अवंतिका उसे पूजा घर में ले जाती है। वहां हल्दी भी घोलकर रखी हुई थी। अवंतिका उससे हल्दी में अपने दोनों हाथ रखकर मंदिर की दीवार पर छाप छोड़ने बोलती है। संजना उनके बताए अनुसार वैसा ही करती है। शान फिर अपनी मां सुरेखा से बोलता है, मां और कितनी रस्में बाकी है। सुरेखा शान को उसे आंखें दिखाकर बोलती है, चुपचाप से खड़ा रह, समझा। सारी रस्में पूरी करने के बाद दोनों हॉल में आते हैं। हॉल में गद्दे बिछाए गए थे। श्रेया शान और संजना को बैठने बोलती है, दोनों गद्दे में बैठ जाते हैं। उनके अगल बगल घर के बाकी सदस्य बैठे हुए थे। शान सबसे पूछता है, अब कौन सी रस्म बाकी है। नैना मुस्कुराकर बोलती है, भाई आपको और भाभी को रिंग खोजना है और जो ज्यादा बार खोजेगा वही जीतेगा, तो चलिए देखते हैं कौन जीतता है। शान और संजना के सामने फिर एक पतीला लाकर रखा जाता है, जिसमें दूध के साथ फूलों की पंखुड़ियां डाली गई थी। सुरेखा शान और संजना को रिंग दिखाते हुए बोलती है, अब श्रेया बहू इसमें 3 बार रिंग डालेंगी और जो पहले रिंग खोज लेगा वो जीत जाएगा और हारने वाले को पूरी जिंदगी जीतने वाले के सामने सर झुकाकर रहना पड़ेगा। सुरेखा की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। शान संजना की तरफ देखता है। संजना भी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। सुरेखा संजना की आंखें बंद कर देती है और अवंतिका शान की आंखें बंद कर देती है। सुरेखा फिर रिंग श्रेया को दे देती है। श्रेया पतीले में रिंग डालकर रिंग को चारों तरफ घुमा देती है। सुरेखा और अवंतिका शान और संजना की आंख से अपना हाथ हटाकर बोलते हैं, चलो अब खोजो। शान सुरेखा से बोलता है, वो तो ठीक है मां, पर पहले ये तो बताओ कौन किसकी टीम में है। सुरेखा मुस्कुराकर बोलती है, मैं तो अपने बेटे की टीम में हूं। शान मुस्कुराकर सुरेखा के कंधे पर अपना हाथ रख लेता है। नैना शान के पीछे बैठकर बोलती है, मैं भी तेरे टीम में हूं भाई। श्लोक शान से बोलता है, जिस टीम में मेरी पत्नी है उस टीम में मैं भी रहूंगा। ये बोलकर वो नैना के बगल में आकर बैठ जाता है। नैना उसे देखकर मुस्कुरा देती है। श्रेया संजना के बगल में बैठते हुए बोलती है, मैं तो अपनी दोस्त संजना की टीम में हूं, इससे अब मेरा दूसरा रिश्ता जुड़ गया है और वो है देवरानी जेठानी का। ये मेरी दोस्त के साथ अब देवरानी भी बन गई है। संजना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। रुद्र श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, मैं भी अपनी श्रेया की टीम में हूं। दादाजी और दादी माँ भी संजना के पास बैठते हुए बोलते हैं, हम भी संजना की टीम में है। शान पर दादाजी, आपको मेरी टीम में होना चाहिए था। महेंद्र प्रताप उससे बोलते हैं, तू मुझे मत बता मुझे किसकी टीम में रहना है, मैं हारने वाले की टीम में नहीं रहता क्योंकि मुझे पता है तू हारेगा। संजना ये सुनकर हंसने लगती है। शान उसे घूरकर देखते हुए बोलता है, वो तो पता चल ही जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। शान और संजना फिर अंगूठी खोजने के लिए अपने हाथ पतीले के अंदर डाल देते हैं। शान का पूरा ध्यान तो संजना के चेहरे पर ही था, पर संजना एक बार भी उसे देख नहीं रही थी। उसका पूरा ध्यान अंगूठी खोजने में ही था, तभी उसे अंगूठी मिल जाती है। शान का हाथ भी अंगूठी पर पड़ गया था, पर संजना ने अंगूठी को पकड़ लिया था। संजना नजर उठाकर उसकी तरफ देखती है। शान उसके देखते ही अपने निचले होठों को अपने दांतों से काटकर उसे होठों से इशारा करने लगता है। संजना उसका इशारा अच्छे से समझ रही थी, उसने अभी भी अंगूठी को कसकर पकड़ा हुआ था। शान उसे होठों से किस करने का इशारा करता है और अपना एक आंख दबा देता है। उसके ऐसा करने से संजना के हाथ से उसकी अंगूठी छूट जाती है। शान जल्दी से अंगूठी लेकर बाहर निकालकर बोलता है, मैं जीत गया, इस राउंड में जीत मेरी हुई। संजना गुस्से में उसे घूर रही थी। शान मुस्कुराते हुए बोलता है, शान प्रताप सिंह आज तक किसी से नहीं हारा है तो तुमसे क्या हारेगा, और मुझे ऐसे देखने से कोई फायदा नहीं है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं जीतूंगा। संजना उसकी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके बोलती है, चीटे कहीं कि तुम चिटिंग करके जीते हो। शान मुस्कुराकर बोलता है, ओ हेलो, मैं कभी चिटिंग नहीं करता समझी, और रिंग पहले मैंने निकाली थी और मैंने क्या चिटिंग की है बताओ। संजना उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है और अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेती है। महेंद्र प्रताप संजना के सर पर अपना हाथ फेरकर बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है, अगला राउंड तुम ही जीतोगी, मैं भी देखता हूं ये बदमाश कैसे जीतता है। संजना महेंद्र जी की बात सुनकर फिर से शान की तरफ देखने लगती है। शान भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। श्रेया फिर से अंगूठी डालकर घुमाती है। इस बार अंगूठी शान को मिलती है। वो संजना की तरफ देखता है। संजना अभी भी अंगूठी खोज रही थी।
शान मुस्कुराकर अंगूठी को छोड़ देता है। तभी संजना को अंगूठी मिल जाती है और वो जल्दी से अंगूठी बाहर निकालकर बोलती है, दादाजी अंगूठी मुझे मिल गई। दादाजी संजना के माथे पर किस करके शान से बोलते हैं, देखा जीत गई ना मेरी बहू, अब देख आखिरी राउंड भी यही जीतेगी, उसके बाद तुझे पूरी जिंदगी इसके सामने सर झुकाकर रहना पड़ेगा। शान दादाजी की बात सुनकर अपना एक आईब्रो उठाकर दादी की तरफ देखकर बोलता है, दादी आपके और दादाजी के रिंग खोजने की रस्म में कौन जीता था। दादाजी उसकी बात सुनकर इतराते हुए बोलते हैं, अरे मैं तभी तो ये पूरी जिंदगी। वो अपनी बात पूरी कर पाते तभी उनकी नज़र अपनी पत्नी पर जाती है जो उन्हें बहुत ही बुरी तरह गुस्से में घूर रही थी। दादी गुस्से में बोलती है, हाँ हाँ आगे बोलिए, क्या मैं पूरी जिंदगी आपके सामने सर झुकाकर रहती हूँ। दादाजी घबराते हुए बोलते हैं, नहीं मैंने ऐसा थोड़ी बोला था, बल्कि सर झुकाकर तो मैं रहता हूँ आपके सामने। ये बोलकर वो दादी के सामने अपना सर झुका लेते हैं। सब उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। श्रेया फिर से अंगूठी घुमाती है। शान और संजना साथ में अंगूठी खोजने के लिए अपने हाथ डाल देते हैं। संजना को अंगूठी मिल जाती है। वो जैसे ही अंगूठी बाहर निकालने को होती है तभी शान उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। संजना उसे आंखें दिखाकर इशारों ही इशारों में बोलती है, छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो, सब है यहाँ। शान मुस्कुराकर उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए बोलता है, नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा हूँ और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। सबके सामने हाथ पकड़ने का आज मौका मिला है तो मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। संजना अपना हाथ पीछे की तरफ खींचने लगती है जिससे रिंग वापस पतीले में गिर जाती है। शान भी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी नैना शरारत से शान का हाथ पकड़कर ऊपर उठा देती है तो सबकी नज़र शान के हाथ पर जाती है। शान ने संजना का हाथ पकड़ा हुआ था। अवंतिका ये देखकर शान का कान खींचते हुए बोलती है, छोड़, मेरी बहू का हाथ क्यों परेशान कर रहा है उसे, और जल्दी से इस रस्म को पूरी करो बेटा। शान मुस्कुराकर संजना का हाथ छोड़ देता है। संजना का चेहरा तो शर्म से लाल हो चुका था। श्रेया फिर से आखिरी बार अंगूठी डालकर घुमाती है। संजना शान को देख रही थी। शान भी अंगूठी खोजते हुए उसे देखने लगता है। संजना शान की तरह ही अपने निचले होठों को अपने दांतों से काटने लगती है। संजना की अदा को देखकर शान के हाथ रुक जाते हैं। संजना उसे किस करने का इशारा करके अपना एक आंख दबा देती है। ये देखकर तो शान का मुंह खुला का खुला रह जाता। संजना को बस इसी मौके की तलाश थी। वो जल्दी से अंगूठी खोजकर बाहर निकाल लेती है और शान को अंगूठा दिखाकर बोलती है, इस मैं जीत गई। दादाजी शान को अंगूठा दिखाकर बोलते हैं, देखा मैंने कहा था ना कि संजना जरूर जीतेगी, देख जीत गई ये, अब तुझे पूरी जिंदगी मेरी बेटी के सामने सर झुकाकर रहना पड़ेगा। शान दादाजी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, पूरी दुनिया के सामने नहीं झुक सकता दादाजी, पर संजना के सामने तो सर झुका लूंगा, वो भी पूरी जिंदगी। इतना बोलकर वो अपना सर झुका लेता है। संजना मुस्कुरा देती है। शान भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शान फिर संजना के पास आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके कान में धीरे से बोलता है, चीटिंग करते हुए तुम अच्छी नहीं लगती। संजना मुंह बनाकर बोलती है, शुरुआत पहले तुमने किया था ना कि मैंने। शान ये सुनकर हंसने लगता है। धीरे धीरे शाम होने लगता है। शान का कमरा सजाया गया था। चारों तरफ हॉट शेप बैलून लगाए गए थे। उसका कमरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वहां चारों तरफ कैंडल्स और दिए जल रहे थे, इसीलिए कमरे में लाइट जलाने की जरूरत नहीं थी। कमरा ऐसे ही जगमगा रहा था। श्रेया संजना को शान के कमरे में लाकर बेड पर बैठा देती है। थोड़ी देर के बाद शान भी कमरे में आता है। नैना किसी गार्ड की तरह कमरे के बाहर खड़ी थी। शान उसे देखकर बोलता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। नैना उससे बोलती है, जेब ढीली करो भाई, तभी आपको भाभी से मिलने देंगे। शान, अब ये क्या है नैना भाई, बिना नेक दिए हम तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे, वरना खड़े रहो पूरी रात यही, वैसे भी भाभी आपका इंतजार कर रही है, सोच लो। शान अपने जेब से पर्स निकालकर उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोलता है, इसमें जितने भी पैसे हैं ना सारे रख लो। नैना उसका पर्स खोलकर सारे नोट निकाल लेती है और पर्स उसे पकड़ाकर अंदर कमरे में धक्का दे देती है। शान कमरे के अंदर आता है और कमरे का दरवाजा लगाकर संजना की तरफ देखता है। संजना बेड पर बैठी हुई थी और उसने बहुत ही बड़ा घूंघट किया हुआ था। ये देखकर शान को अजीब लगता है कि संजना ने आखिर इतना बड़ा घूंघट क्यों किया है। वो उसे पहली बार थोड़ी देख रहा था, वो तो ना जाने कितनी बार उसे देख चुका था। दोनों पहले साथ में भी सोते थे, फिर आज वो इतना क्यों शर्मा रही थी। शान उसके पास आकर साइड में बैठ जाता है और ध्यान से संजना को देखने लगता है। वो फिर अपने चारों तरफ देखते हुए बोलता है, संजना तुम मुझसे इतना क्यों शर्मा रही हो, पर संजना उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। शान फिर कमरे में घूमने लगता है। वो फिर से कहता है, संजना अपना घूंघट हटा भी दो। इतना कहकर वो पर्दे के पीछे छिपी संजना को अपने हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। संजना अचानक से ये देखकर हैरान हो जाती है। शान उसे दीवार से लगाकर बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। जब मैं अंदर आया और इतना बड़ा घूंघट देखा ना, तभी मैं समझ गया था कि ये तुम नहीं है, पर मैं ये देखना चाहता हूं कि घूंघट के अंदर है कौन। इतना कहकर वो उसे छोड़ देता है और जैसे ही घूंघट हटाता है, घूंघट के अंदर बड़ा सा तकिया रखा हुआ था जिसे संजना ने अच्छी तरह से अपने घूंघट से कवर किया था। शान तकिए को देखकर बहुत ही बुरी तरह चौंक जाता है और संजना की तरफ देखता है।
संजना उसे देखकर हंसने लगती है। शान उसे आंखें दिखाकर बोलता है, संजना ये क्या हरकत है। संजना हंसते हुए बोलती है, कुछ नहीं, बस छोटा सा मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ, पर तुमने तो पहचान लिया, मुझे तो लगा था कि तुम नहीं पहचान पाओगे। शान अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। संजना उसके बढ़ते हुए कदमों को देखकर वहां से भागने लगती है। शान भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है। वो उससे बोलता है, संजना एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। संजना उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। वो शान के हाथ आ ही नहीं रही थी। शान उसे देखकर रुक जाता है। संजना भी फिर भागते भागते पीछे की तरफ देखती है, पर शान उसके पीछे नहीं था। संजना फिर रुककर उसे कमरे में चारों तरफ खोजने लगती है। तभी पीछे से उसके कंधे पर शान हाथ रखता है। संजना उसके छुअन का एहसास होते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। शान उसके कान के पास आकर धीरे से बोलता है, अब कहाँ भाग कर जाओगी। शान की आवाज सुनकर संजना अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही उसकी तरफ पलटती है, शान उसे दीवार से लगा देता है। संजना उसे देखने लगती है। शान मोबाइल निकालकर उसकी तस्वीर अपने मोबाइल में खींच लेता है। संजना उससे बोलती है, शान तुम मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो। शान उसके गाल पर किस करके एक और तस्वीर अपनी और उसके साथ में लेते हुए बोलता है, क्योंकि तुम बार बार दुल्हन के जोड़ों में मुझे नहीं दिखोई और ये पल बार बार नहीं आएगा, इसीलिए इन हसीन लम्हों को कैद करना चाहता हूं मैं हमेशा के लिए। संजना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। शान फिर उसे ड्रेसिंग टेबल के पास लाकर चेयर पर बैठा देता है और वो भी उसके पास बैठकर एक एक करके उसके सारे गहने उतारने लगता है। संजना बस उसे ही देखे जा रही थी। शान उसके सारे गहने उतार देता है, बस गले में मंगलसूत्र और हाथों में लाल चूड़ा को रहने देता है। संजना शान के होठों पर किस कर देती है और उठकर जाने लगती है। तभी शान पीछे से उसका पल्लू पकड़ लेता है, जिससे संजना की कदम रुक जाते हैं। शान उसका पल्लू पकड़े हुए ही उसे अपने ऊपर खींच लेता है। संजना सीधा उसके ऊपर आकर गिरती है। शान उसके पीठ पर अपने हाथ फेरने लगता है। संजना के बाल शान के चेहरे को ढक देते हैं। शान उसके होठों के इतने करीब था कि दोनों के होंठ आपस में टकरा रहे थे। शान उसके बालों को साइड में करता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और दोनों के होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। शान उसे गोद में उठाकर बेड पर बैठा देता है और वो भी उसके सामने बैठ जाता है। वो फिर उसके गर्दन पर किस करने लगता है। संजना अपनी आंखें बंद कर लेती है। शान फिर उसे लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है। संजना उसकी आंखों में ही देखने लगती है। शान उसके होठों को अपनी उंगलियों से छूने लगता है। शिवांगी धीरे से उसके उंगली पर किस कर लेती है। शान ये देखकर मुस्कुराकर उसके चेहरे पर किस करने लगता है। संजना अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो फिर कुछ पल के बाद अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठती है। शान उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वो उसके पीठ पर फिर से अपने हाथ चलाने लगता है। संजना भी उसके शर्ट को अपने बाजुओं से कसकर पकड़ लेती है। शान अपना हाथ ऊपर की तरफ ले जाता है और उसके ब्लाउज की डोरी को पीछे से खींचकर खोल देता है। संजना भी उसके बालों को सहलाने लगती है। कुछ देर के बाद दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे और दोनों एक दूसरे के प्यार की गहराई में डूबते चले जा रहे थे। उस कमरे में सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। संजना खुद को उसके हवाले कर देती है। वो भी शान का बॉडी चेहरा होंठ चूमने लगती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में घंटों डूबे रहे। कुछ घंटों के बाद शान और संजना एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों की आंखों के कोने से आंसू निकलने लगता है। ये संतुष्टि के आंसू थे, क्योंकि आज दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से पाजो लिया था। शान और संजना के प्यार के साथ ये कहानी शादी बाय मिस्टेक का सफर आज यहीं खत्म होता है। रुद्र, श्रेया, नैना, श्लोक और शान संजना सभी को अपना प्यार मिल चुका था। एक गलती से हुई शादी ने श्रेया की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। ये कहानी जिसमें प्यार, तकरार, इश्क, जुनून, नोकझोंक और आत्मसमर्पण सभी कुछ शामिल थे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी पढ़कर बहुत ही मजा आया होगा। मेरी दूसरी कहानियों को भी अपना भरपूर प्यार दीजिएगा और मेरी इस कहानी को अपना ढेर सारा प्यार और समय देने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया।